नाज़रीन प्रोग्राम हकीकत क्या है। आपका मेज़बान खुरम शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो। आज एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जहाँ एक तरफ रिश्ते खून के एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, वहीं एक तरफ कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो नाम पर आवाज़ पर लाखों रुपए लुटा देते हैं कि कहीं उनकी औलाद को, उनके रिश्तेदार को, उनके भांजे, उनकी भतीजियों को कुछ ऐसा ना हो। ये वाक़या भी कुछ ऐसा ही है। इस वाक़ये में कितनी हकीकत है, क्या है, आपके नज़र के सामने लेके आएंगे और आपको आँखों देखे और कानों सुने ये वाक़या भी बताएँगे कि ये वाक़या कैसे रुनुमा हुआ और क्यों कर हुआ। नाज़रीन, ये वाक़या ऐसा है कि एक अननोन कॉल आती है। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ मोबाइल 'ਤੇ मैं ट्रांसफ़र करता गया। अच्छा, आपके भांजे के उसने अपने घर में वालदा को कोई कॉल नहीं की, सीधा आपको ही की? जी मुझे कि क्योंकि मैं मेरे वालिद साहब जब फ़ौत हो रहे थे तो उस वक़्त मुझे उन्होंने कहा था कि ये सारे रिश्तेदारों का आपके ख्याल रखना, आपने ख्याल रखना, यानी सरपरस्ती आपने करनी है। मैं उस वही बात लेकर चल रहा था। मेरे भांजे को भी पता था कि मेरा मामू कौन सा मेरी हेल्प कर सकता है, इसीलिए उसने मेरे से बात की। तो आपने घर में किसी से मशवरा नहीं किया कि अब नहीं, बैंक जाके पैसे जमा करवा दें? यही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं इसलिए नहीं की कि उसकी रसवाई ना हो जाए, उसकी इज़्ज़त मेरे बच्चों में और अपने ख़ानदान में इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने आपको कहा। आपको अपने भांजे पे इतना यकीन नहीं था कि वाकई ये रेप के केस में अंदर हो सकता है या रेप के मामले में कोई ऐसी बात हो सकती है, आपको इतना यकीन नहीं था उसमें? मुझे यकीन नहीं हो भी सकता था क्योंकि वो उसकी जिस हालत में बीवी थी ना, मैं सोचा कि हो सकता है कि वो रेप केस में हो गया हो। मुझे इतना यकीन था कि भाई वो हो सकता है, क्योंकि मैंने इसीलिए उसका देखा कि भाई वो अब गुजारा नहीं उसका हो। कॉल के बाद कितनी देर बाद आपने पैसे जमा करवाए थे? मैंने पहले कॉल के जो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने पैसे जमा कराए। 10 बजे कॉल आई, 11 बजे पहले मैंने ट्रांसफ़र पैसे किए गए हैं 15,000 रुपया। अच्छा, 15,000 आपने जमा करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी फिर कॉल आती है। मैंने जैसे आपको बताया पहले चौंकी नाके पे कॉल आती है। नाके में पुलिस वाला 2 जने थे। उसके बाद एसएचओ की कॉल आती है कि वो अब एसएचओ नहीं छोड़ रहा। एसएचओ की क्या डिमांड है, वो मांग रहा है 1,25,000 रुपया। उसको क्या दिया, 50,000 रुपये में उसकी बात हुई। फिर तीसरी कॉल जो मुझे आती है, अब क्यों नहीं जा रहा बच्चा, क्यों नहीं घर जा रहा, कि वो लड़की जो जिसका रेप हुआ वो उसके वकील वो मौजूद आ गए हैं थाने में, गाड़ी में आके उन्होंने मुझे उतार लिया है। अब उनसे मुकमका करना है। वो लड़की कह रही है मुझे 1.5 लाख रुपया दो तो मैं इसको बाहर केस में बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, एसएचओ ने अपना नाम, अपना थाने का जी कोई रेफरेंस बिल्कुल दिया? बताया था। उसने बोला मैंने वो जड़ा वाले रोड पे थाना है उसमें एसएचओ हूँ। दूसरी बात, जो पहले फ़ोन आया वो अल्लाह दित्ते के नाम पे आया, पुलिस वाले के नाम पे। वो अल्लाह दित्ते के नाम पे ही थानेदार एसएचओ ने भी बात की। ऐसे ही मुझे अच्छा, आपने इतना नहीं सोचा कि चलो पैसे जमा कराने से पहले मैं मुतलका थाने चला जाता हूँ, थाने जाके पता करता हूँ हकीकत क्या है? नहीं, मैं तो लाहौर का हूँ ना, जड़ा वाले जाने से मुझे तकरीबन 5 घंटे तो लगते ना। मैंने सोचा कि इतनी देर में बच्चा घर अपने जा सकता है। तो उसके बाद आप अपने इलाके की या किसी और जड़ा वाले में थाने में कोई आपने रिपोर्ट कराई, कोई एफआईआर, कोई दरख्वास्त कुछ करवाया? मैंने अपने इलाके में जो भगवानपुरा थाना मुझे लगता है, क्योंकि वो कुआ मुझे भगवानपुरे में हुआ। मैं गांव मनावे में रहता हूँ। मुझे जो है भगवानपुरा थाना लगता है जिस जहाँ पे वकूआ हुआ। मैंने थाने भगवानपुरे में दरख्वास्त दी, उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने एसएचओ मुतलका था, उन्होंने बोला मुझे कि साइबर क्राइम में आप जाएं। मैं साइबर क्राइम में गया, उधर भी कोई ने मेरी सुनवाई। मैं सीसी पे लाहौर से भी दरख्वास्त दी, उन्होंने भी कोई ना की।
मैं एक कॉल के बाद आपने 20,000 या 35,000, दूसरी कॉल के बाद फिर पैसे दिए, तीसरी कॉल के बाद फिर पैसे दिए, ये सिलसिला कब तक चलता था? ये तकरीबन 5 कॉलों में सिलसिला ये सुबह 10 बजे का वाक़या है और रात मगरिब के टाइम पे मेरी जान छूटी है। वो मेरे मुझे एक पीसी वाले ने बताया कि भाई आपसे ये फ्रॉड हो रहा है। कैसे फ्रॉड हो रहा है? ये आपका भांजा भूंजा कोई नहीं है, ये कोई और बंदा है। ये मुझे ऐसे काफ़ी केस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे करें कि अपने भांजे से बात करें, जो पर्सनल नंबर उसका है। मैंने फिर वो मगरिब के टाइम पे उससे बात की तो वो कहता है मैंने तो अपनी शॉप पे हूँ, मैं तो मामू आपसे बात नहीं कर रहा सुबह से। मैंने बोला यार ऐसे मेरा तकरीबन 2.25 लाख रुपया आपने ले लिया है। वो कहता नहीं मामू मैं तो दुकान पे हूँ, मैंने नहीं आपसे बात की कोई। जब आप पैसे भेज रहे थे तब आपको ख्याल नहीं है कि मैं अपने भांजे को कॉल कर लूँ? मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था क्योंकि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे थे भेजने के लिए। लेकिन जब वो रो रहा था कि मुझे कह रहा था कि मैं आपको घर जाते ही मैं लौटा दूंगा पैसे, तो मैंने सोचा चलो वो ऐसा भी है कि अपने वादे के पूरा उतरता है। वो हो सकता है मुसीबत में हो तो शाम को घर जाए या सुबह अगले दिन वो पैसे मुझे दे देगा। अच्छा, जब आपको अननोन कॉल आती है तब आपको ये नहीं लगा कि ये मेरे भांजे का नंबर नहीं है, अगर वो कुछ होता तो मुझे अपने नंबर से कॉल करता, आपको ये ख्याल नहीं आया? उस वक़्त मुझे ख़्याल नहीं आया क्योंकि उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है कि सच्ची बात कोई कर रहा है। जब मुझे थाने कुछ में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने भांजे को बुलाओ या हमारे भांजे से बात करवाओ? नहीं, उन्होंने तो बात ही नहीं ना सुनी मेरी। मुझे एक एक घंटा 2-2 घंटे थाने में बिठाई रखते थे। अभी आपसे एसएचओ के से बात करते हैं, वो नहीं, कोई भी नहीं, बात नहीं सुनता। गरीब आदमी की कौन बात सुनेगा? जिसकी सिफारिश हो वो उसकी बात सुनेंगे ना, मेरी तो बात ही नहीं ना सुनते। तो घर वालों को ये वाक़या कब पता लगा? आपके घर वालों ने आपसे कुछ बात की जब आपने इतने पैसे जमा करवा दिए? मेरे घर मैंने पहली मर्तबा जब मैं घर आया, काम से मैं घर आया पैसे लेने के लिए, उस वक़्त मेरी बेटा मेरी तरफ देख रहा था क्योंकि मुझे उसने बोला था कि ना अपने घर में बताना ना मेरे घर में फ़ोन करके बताना, इसलिए मैं अपने घर वालों को नहीं बता सका। फिर मैंने दोबारा घर आके पैसे लिए तो उसने, मेरे बेटे ने मुझे पूछा कि पापा क्या बात है, क्यों आप इतने परेशान हैं? मैंने बोला मेरी भी नहीं कोई मुसीबत है, फैक्ट्री की कोई भी नहीं मुसीबत है, ये किसी और की मुसीबत मेरे गले में पड़ रही है। फिर मैं चला गया क्योंकि घर में मैं खुद मुख्तार हूँ मैं, इसलिए मेरे से कुछ नहीं सवाल ही नहीं किया। दोबारा तीसरी मर्तबा मैं आया हूँ तो फिर मैंने बताया कि अब्दुर्रहीम जो है ना वो मुसीबत में अब पड़या गया है, इसलिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। उस वक़्त मैंने अपनी शॉप से तकरीबन 30,000 रुपया निकाल के तो मैंने उसको जमा किया। आपको क्या लगता है कि आपका जो भांजा है उसका आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, आपका प्यार उसके साथ था, क्या ये प्यार के नतीजे में हुआ है कि उसको इतना यकीन था कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि मैं एक कॉल करूँ तो इतने पैसे मामू दे देंगे मेरे? जी बिल्कुल, उनको पता था कि कौन सा मेरा मामू। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों से मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि मेरे वाले साहब वफ़ात के बाद मुझे जो है सुपुर्दारी करके गए हैं कि ये ख़ानदान का आपने सब कुछ देखना, इसलिए उनको भी पता था कि मैं कौन से मामू दे सकते हैं और कौन से मामू नहीं दे सकते। अच्छा, आप जब पहले मुतलका थाने में गए, थाने वालों ने आपको किस जगह पे भेजा था कि आप ये केस हमारा नहीं, आप किसी और जगह पे, जो आप कहाँ कहाँ गए? मुझे सबसे पहले मैंने भगवानपुरे थाना, मैं पहले मनामे थाने में गया हूँ। उन्होंने कहा आपका वकूआ जो हुआ है वो भगवानपुरे थाना में हुआ, लिहाजा आप भगवानपुरे थाना में जाएं। मैंने भगवानपुरे थाना में गया हूँ, उन्होंने मुझे साइबर क्राइम में भेजा। मैं साइबर क्राइम में गया हूँ, उन्होंने मुझे फिर वापस जो है वो थाने भेजा। मैं तकरीबन 1 माह थाने रोज़ाना चक्कर लगाता रहा हूँ। थानों वालों ने मुझे एक दरख्वास्त लिख के दी कि आप साइबर क्राइम में जाएं, उनको बोलें कि ये हमारा केस नहीं है। क्या केस क्यों नहीं है? ये केस जो है आपने फ़ोन पे पैसे जमा करवाए हैं, लिहाजा ये साइबर क्राइम का केस है। फिर मैं से साइबर क्राइम में गया हूँ, साइबर क्राइम वालों ने बोला कि ये केस 420 का है, ये थाने वालों का केस है। मैं फिर थाने चक्कर लगाता रहूँ, फिर नहीं सुनाई हुई। फिर मैंने लाहौर CCPO लाहौर को मैं दरख्वास्त दी। फिर मैंने वज़ीर आज़म पोर्ट पे दरख्वास्त दी। उन्होंने दरख्वास्त जो मेरी वापस की, 3 माह बाद मेरी दरख्वास्त वापस आई, थाने मुतलका थाने वापस आई।
जो तफ्तीशी अफसर था उसने मुझे मुझे कॉल की। कॉल करने के बाद उसने बोला, मुझे तकरीबन 3 माह उसने मुझे ऐसे ही बुलाता रहा कि आप आएँ, मैं एसएचओ के साथ बात करता हूँ, आप आएँ। मैं जब जाता हूँ वो मैं जब जाता हूँ वो मुझे बिठा के बोलता है, मैं नाके पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। तकरीबन मुझे 3 माह उसने भी ख़राब किया। फिर मुझे वो कहता है कि आपकी दरख्वास्त अब वापस मैंने भेज दी है, कौन सी दफ़ा लगानी है। फिर मुझे अच्छा, वो वो आपसे पूछ रहा है दफ़ा कौन सी लगानी, हाँ उसे जी, खुद नहीं पता कि दफ़ा कौन सी लगती नहीं, है। वो मुझे ये कह रहा है कि मैं मुतलका अपने ऑफिसर को, अपने ऑफिस को भेज रहा हूँ ये आपकी दरख्वास्त, कि इस दरख्वास्त पे कौन सी दफ़ा लगाएं। ये ऐसे ही है। नाजरीन, एएसआई के पास जब ये जाते हैं, को एएसआई को खुद ये नहीं पता होता कि इस पे दफ़ा कौन सी लगनी है। वो आगे इनको एसएचओ के पास भेजते हैं कि एसएचओ के पास जब ये दरख्वास्त जाएगी तो वो बताएंगे कि इस पे दफ़ा कौन सी होती है। जब दफ़ा लगेगी फिर ही कोई आगे जाके बात बनेगी, और ये दफ़ा ना जाने कब लगेगी, कैसे लगेगी। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो आपके पैसे चले गए ये वापस आएंगे? नहीं, ये जो मुझे नज़र आ रहा है मेरे पैसे वापस नहीं आए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। अगर अमीर आदमी होता तो शायद सुबह होते ही ये पैसे वापस आ जाते। एक तरफ से देखा जाए कि आप कहते हैं कि मैं गरीब भी हूँ, लेकिन आपने 1,25,000 50,000 जमा भी करवा दिया। इसमें कितनी हकीकत है कि एक गरीब बंदे के पास इस टाइम इतनी महंगाई में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने भांजे की एक आवाज़ पे 1.5 लाख रुपए ऐसे ही देता कि उसकी जान को कोई मसला ना हो। मैं तकरीबन तीन तीन साल पहले उम्रा करके आया हूँ। ये मैंने पैसे अपनी हज के लिए जोड़ रहा था। जैसे मसा कि थोड़ी बहुत ही इनकम से मुझे बचत होती थी, मैं ये बॉन्ड कर लेता था घर में ही। ये वो रकम थी। ये मैं बेसिक खराद का कारीगर हूँ, मैं खराद का काम करता हूँ, अच्छा, जब मजदूरी। आपने हज के लिए पैसे जमा किए तो ये बात किसको पता थी कि आप इतनी सेविंग करते हैं? ये मेरे सब घर वालों को पता था, घर वालों को, सब रिश्तेदारों को पता कि मैं मसा कि थोड़ा बहुत पैसे अपने पास रखता हूँ। क्या लगता है कि मिली भगत है? जी बिल खून के रिश्ते पानी हो रहे हैं कि कोई गेम चल रही है? जी, जैसे मुझे दोबारा भी कॉलें आ रही हैं, वो भी नंबर जो हैं वो मेरे भांजे का नहीं है, लेकिन मुझे जो कॉलें आ रही हैं वो यही कॉल आती है। मैं अभी 3 दिन पहले मुझे कॉल आई कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं। मैंने कब बोला कौन से पैसे लेने हैं, फिर उसने काट दी, कॉल काट दी। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि कोई अननोन कॉल्स आती हैं तो हम लोग तो उसे फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं, या तो ज़्यादा होता है तो हम ट्रेस करते हैं। आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कितनी जल्दी ट्रेसिंग पे आ जाता है। तो आपको जो कॉल आई थी आपने कोई ट्रेस वगैरह नहीं करवाया? मैंने ट्रेस कराया था, वो जो ट्रेस कराए थे दो जो नंबर थे वो कसूर के थे। एक खैबर पख्तूनख्वा का था। ऐसे ही बूरे विहाड़ी के नंबर हैं 2। ये 5 नंबरों से मुझे कॉल आ रही थी। तो आपके खुद के कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। जब आपने ये सारा कुछ वाक़या हो गया तो आपके बेटे आपकी बेटियों ने आपके आके कोई सवाल जवाब, कोई परेशानी, कोई ऐसा होने लगा कि आपने इतने पैसे क्यों जमा कराए? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मैं जब काम पे था, जैसे मुझे मेरे घर वालों को पता चला कि भी अबू पैसे लेकर जा रहे हैं, तो मैंने अपने सबसे पहले अपने दामाद को फ़ोन किया कि मुझे ये ऐसे वाक़या हो गया। उसने मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत, मुझे शुगर भी है, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, उधर ही फैक्ट्री में भी तबीयत ख़राब होगी। इन्होंने उन्होंने मेरे बेटे ने और मेरे दामाद ने मुझे फैक्ट्री से उठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि मेरे पास उस वक़्त चलने के लिए सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे इतना टॉर्चर किया। मैंने सुबह 8 बजे का नाश्ता किया हुआ, रात को मुझे मगरिब के टाइम पे मुझे मेरी जान छूटी है, क्योंकि मैंने उसको बचाते बचाते मगरिब का टाइम हो गया, और मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। सारी दिन मुझे ऐसे ही, अभी पैसे जमा करवा दो नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा, अभी पैसे जमा करवा दो ऐसे हो जाएगा। मुझे दूसरे बंदों से उसने बात करने का मौका ही नहीं दिया। इतनी कॉलें मुझे, मेरा मोबाइल ही बिज़ी रहने कर दिया उन्होंने,
कि मैं किसी और बंदे से बात ही ना कर सकूं। मतलब जब आपने भांजे को कॉल की कि ये वाक़या हुआ और मैंने आपके नाम पे इतने पैसे जमा करवा दिए और आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, तो आपका भांजा आपकी तबीयत पता करने आया था? वो आया तकरीबन 15 दिन बाद आया, उसी ने कॉल की मेरे दामाद को कि अब्बू, आपके अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई है, वो फैक्ट्री में है, उनको जाके उठा लो या उनको ले आओ। उन्होंने कॉल करके उनको बताया घर, मेरे घर वालों को। 15 दिन के अंदर अंदर उसने कोई कॉल वगैरह नहीं की? वो करता था, मुझे कॉल तो करता था मेरे तसल्ली क्या के लिए। कहता था, क्या कहता था? कहता था अगर वो हम लोग देखते हैं, करते हैं, ट्रेस करते हैं, क्योंकि वो चिन्योड़ का रहने वाला है। ये वो कुआ जो बता रहे हैं हम लोग, ये फैसलाबाद रोड का है। तो इसलिए वो कहता है मैंने देखता हूँ, क्योंकि उसने बाद में कॉल भी की मुझे। एक जो फैसलाबाद वालों ने पकड़ा था ग्रोह, ये बखर से महा ग्रोह पकड़ा था, जो ये जेलिस में फ़रोख्त करते थे, पैसे निकालते थे। उसने वो मुझे भेजी कॉल। तो जब आपने थाने में ये दरख्वास्त वगैरह करवाई थी, थाने वालों ने आपके भांजे को बुलाया था? नहीं, किसी को वो सुनते ही नहीं, बात ही नहीं सुनी ना उन्होंने मेरी। अगर बात सुनते थे, यही मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ यही मैं थाने में बता रहा था, क्योंकि ना किसी को उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो लड़के को कैसे बुलाते हैं वो। नाजरीन, 15 दिन गुजरे। जब 15 दिन के वाक़े के बाद इन्होंने अपने भांजे को कॉल किया, उसे पता लगा कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन उसने एक 5 या 10 सेकंड की गुफ्तगू की कि आप ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन वो मिलने नहीं आए। इस हकीकत से जहाँ तक हमें इल्म हो रहा है कि हमें तो लगता है कि ये जो किस्सा है, ये जो केस है, ये खून पानी की तरह बहने वाला है और ये खून के रिश्ते ही ऐसे होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि हमसे किसने मोहब्बत करनी है, हमारा बाप है, हमारा भांजा है, हमारा मामू है। वो आजकल ऐसा बहुत से क्राइम्स और जालसाजी के इतने ज़्यादा रिश्ते हो गए हैं कि हमें पता होता है कि हमसे कौन प्यार करता है और हमने हमारे पे कौन ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है। और आज इनकी ये हालत है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी ना तो इन्हें उस भांजे का प्यार मिल सका, ना तो इन्हें रकम वापस मिल सकी। रकम वापस मिलने का मामला जहाँ तक आता है तो इंसान को रकम नहीं चाहिए थी, कोई पैसे नहीं चाहिए होते, उन्हें सिर्फ अपना एक रिश्ता चाहिए होता है जो उससे प्यार करता है, जिनकी खातिर वो अपनी जान देने को तैयार होते हैं। लेकिन क्या वाकई अभी भी ये उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जो अभी भी अनाउंस कॉल आती है लेकिन ये घबरा जाते हैं? क्या ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही, मुझे 3 कॉलें उसके बाद आ गई हैं। मैंने तीनों में ऐसे ही देखा कि अभी वो मुझे पैसों की डिमांड करते हैं। तो आप अपना नंबर बंद क्यों नहीं कर देते? आप अपना नंबर चेंज क्यों नहीं करते? ये मेरा फैमिली में भी है, मेरे काम वालों के पास है, मैं इसलिए बंद नहीं ये करता। तो ब्लॉक कर देना, वो कोई अननोन आए ना जो आपके पास सेव अपनी फैमिली के नंबर पे, इस तरह तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉग करना भी नहीं आता, इसलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं की। इस मामले में आपके बेटों ने, आपकी बेटियों ने, आपके किसी रिश्तेदार दोस्त वगैरह ने कोई हेल्प नहीं की? नहीं, वो तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है, हर टाइम मुझे तसल्ली देते हैं और ये भी कहते हैं अगर आपके पैसे चले गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और भी हमें दे देगा। लेकिन मुझे जो उम्मीद है कि भी हम गरीब आदमी को कानून का सहारा तो चाहिए, कानून तो हमें सहारा दे ना, हमारी एफआईआर तो काटे, हमारा पर्चा तो काटे को हम, या अगर कोई ये ग्रोह पकड़ा जाए, मुझे कल को ये तो उम्मीद हो कि ये ग्रोह से मेरे पैसे वापस आ सकते हैं ये, लेकिन जो मुझे इंसाफ ही नहीं मिल रहा। नाजरीन, दरख्वास्तें होती हैं, पर्चे होते हैं, लिखाइयाँ पर्चों के अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन इंसाफ किसी की दहलीज पे चल के नहीं आता, ना इंसाफ मिलता है। इन बुज़ुर्ग के पास इंसाफ कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों कर आएगा, पता नहीं। ये अल्लाह ने ज़िंदगी दे, ये रहें ना रहें, लेकिन इंसाफ कब आएगा, ये इसी उम्मीद पे दिन ब दिन दिन गुजरते हैं, सांसें चलती हैं कि शायद इन्हें इंसाफ मिल सके। अल्लाह करके इन्हें इंसाफ मिले। पैसों की तो कोई बात नहीं है इनकी नज़र में, लेकिन इनका जो रिश्ता है खून का, क्या वाकई ही वो इतना पायदार है कि कल को अल्लाह ना करे जब इन पे कोई मुसीबत आती है कि वो इनके पास आके चल सके और ये कह सके कि आपने मेरी एक आवाज़ पे किसी अननोन बंदे को इतने ज़्यादा पैसे दे दिए कि मेरी सोच से ज़्यादा थी। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या जालसाजी का सिलसिला चलता है कि पुलिस इन्हें ऐसे ही भगाती रहेगी? क्या हमारी पुलिस कभी इंसाफ दे सकेगी? हमारे साइबर क्राइम के अदारे जो हैं वो इंसाफ दे सकेंगे? या चीफ जस्टिस हम इंसाफ दे सकेंगे? या हमारे जो भी कानूनदान हैं या हमारे पंजाब के जो भी बड़े अफसरान हैं, क्या वो इनका साथ दे सकेंगे? उम्मीद है कि ऐसा हो और इन्हें इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में हम आपसे एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।